हेलो बच्चों, आप सभी को जय हिंद। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगा क्लास 7 विज्ञान विषय रहेगा और अध्याय 7 है इसमें मौसम तथा जलवायु। तो इससे पहली वीडियो में हम मौसम के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको कराऊंगा जलवायु। यदि किसी बच्चे ने पिछली वीडियो नहीं देखी तो इसी चैनल से आपको मिल जाएगी। तो जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। तो मौसम में विज्ञानी जो होते हैं वो प्रतिदिन मौसम संबंधी आंकड़े इकट्ठे करते हैं और जब इन आंकड़ों को हम पिछले कई दशकों यानी कई सालों से, जैसे 20 साल 30 साल 40 साल तक हम आंकड़े देखते हैं किसी स्थान का, तो वो आंकड़े उस स्थान की जलवायु को निर्धारित करते हैं। तो आपने जलवायु की परिभाषा क्या लिखनी है? जलवायु किसे कहते हैं? तो ये होती है किसी स्थान के मौसम की लंबी अवधि, जैसे 25 वर्ष में एकत्रित आंकड़ों के आधार पर बना मौसम का पैटर्न उस स्थान की जलवायु कहलाता है। तो मौसम जो था, मौसम बहुत कम समय के लिए हम देखते हैं, जैसे 24 घंटे में किसी स्थान पे कैसा तापमान है, वहाँ बारिश होगी या धूप होगी, तो वो कुछ समय के लिए, एक दिन के लिए तो था जो वो मौसम था। लेकिन जब किसी स्थान पर मौसम जो लंबी अवधि तक देखा जाए, 25 वर्ष 30 वर्ष 50 वर्ष इस तरह से देखा जाए, तो उस आधार पे हम वहाँ की मौसम का पैटर्न देखते हैं और वो उस स्थान की जलवायु बन जाती है। यानी जलवायु के, किसी भी स्थान की जलवायु हम तभी कहेंगे भी उसकी जलवायु ऐसी है जब हम कई वर्षों तक उसका अध्ययन करते हैं। ठीक है बच्चों, लेकिन जो मौसम है वो केवल कुछ ही क्षणों में चेंज हो सकता है, लेकिन जलवायु को परिवर्तित करने में बहुत लंबा समय लग जाता है। तो जैसे अगर किसी स्थान पर तापमान अधिकांश समय उच्च रहता है, यानी अगर किसी स्थान पर अधिक गर्मी पड़ती है, तो हम कह सकते हैं कि उस स्थान की जलवायु गर्म है। और यदि उसके अतिरिक्त उस स्थान पर अधिकांश दिनों में भारी वर्षा भी होती है, तो हम कह सकते हैं कि उस स्थान का तापमान, तो हम कह सकते हैं कि उस स्थान की जलवायु जो है गर्म है और आर्द्र है। गर्म का मतलब है वहाँ पे गर्मी पड़ती है और आर्द्र का मतलब है वहाँ वर्षा भी होती है। तो जिन स्थानों पे गर्मी भी होती है वर्षा भी होती है, तो उस स्थान की जलवायु को हम गर्म और आर्द्र कहेंगे। अब जैसे आपको ये टेबल दिखाई दे रहे हैं, तो इन टेबल्स में हमने दो स्थानों की जलवायु के बारे में ये टेबल तैयार किया है। इसमें श्रीनगर है, जैसे जम्मू कश्मीर में ये है श्रीनगर, और एक है तिरुअनंतपुरम, केरल में है ये। यानी दो अलग अलग स्थानों की जलवायु का हम अध्ययन करेंगे इन टेबल में। तो इसमें देखिए, जो श्रीनगर है, जब आप इसमें देखते हो, जनवरी में इसका तापमान -2 डिग्री सेल्सियस होता है, फरवरी में -6, यानी इसमें तापमान कम है, तापमान भी कम है और वर्षा भी कम है इसमें। ये आपका कॉलम वर्षा का आता है, ठीक है। लेकिन जो तिरुअनंतपुरम है केरल में, उसमें देखिए तापमान भी अधिक है, ठीक है, और इधर वर्षा भी यहाँ पे अधिक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं जो हमारे पास तिरुअनंतपुरम या केरल है वो शुष्क आर्द्र वहाँ की जलवायु है। शुष्क का मतलब न गर्म और आर्द्र है। गर्म का मतलब है वहाँ पे तापमान अधिक रहता है, अधिक गर्मी रहती है, और आर्द्र का मतलब वहाँ पे वर्षा होती है। लेकिन इधर जो श्रीनगर है जम्मू कश्मीर में,
वहाँ पे जो तापमान है वो कम रहता है और वर्षा भी वहाँ पे कम होती है, अधिक नहीं होती। तो इसलिए हम इस मौसम को कैसा कह सकते हैं? तो हम कह सकते हैं कि जो श्रीनगर की जलवायु है वो ठंडी और शुष्क है। ठंडी का मतलब वहाँ पे तापमान कम रहता है, ठंड अधिक पड़ती है, और शुष्क का मतलब है वहाँ पे वर्षा कम होती है। तो आगे है, जैसे यदि आपके पास आप पूछा जाए प्रश्न कि मरुस्थल जो रेगिस्तान होते हैं वहाँ की जलवायु कैसी होती है, तो यहाँ की जलवायु जो होती है गर्म होती है और शुष्क होती है। गर्म का मतलब यहाँ पे गर्मी बहुत अधिक पड़ती है और वर्षा बहुत कम होती है, वर्षा नहीं होती, तो इसलिए हम इसे गर्म और शुष्क कहेंगे। तो जो उत्तर पूर्वी भारत है तो इसमें वर्ष के अधिकांश भाग में वर्षा होती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि उत्तर पूर्व की जलवायु जो है आर्द्र है। यानी जहाँ पे वर्षा होती रहेगी साल भर तो वहाँ की जलवायु आर्द्र होती है, वहाँ की जलवायु में नमी होती है। अब आगे है जलवायु और अनुकूलन। जलवायु और अनुकूलन, तो जलवायु और अनुकूलन में क्या मतलब है इसका? जलवायु आपने अभी पढ़ा है कि किसी स्थान पर जब लंबे समय से जैसा मौसम रहता है तो वो जलवायु होगी, और अनुकूलन होता है कि उस जलवायु में कोई जंतु कैसे रहता है या अपने आप को उस जलवायु में रहने के लिए कोई जंतु तैयार करता है, तो उसे अनुकूलन कहते हैं। जैसे जंतु जो हैं सभी जगह पे मिलते हैं, कहीं अत्यधिक सर्दी होती है, कहीं गर्मी होती है, तो जीवित रहने के लिए जंतुओं को स्वयं चरम शीत या ताप से बचने के लिए कुछ विशेष गुण होते हैं, और इन्हीं गुणों को उनका अनुकूलन कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर आपके पास अनुकूलन की परिभाषा आए, वैसे तो ये अनुकूलन जो है हमने छठी कक्षा में पढ़ लिया था अध्याय 9 में, तो लेकिन यहाँ भी आपको बता दूँ अनुकूलन क्या होते हैं। अनुकूलन में वे सभी गुण आते हैं, लक्षण आते हैं जो जंतुओं को उनके परिवेश में रहने में सहायता करते हैं। ठीक है, यानी सभी जंतुओं के वो गुण या लक्षण जो जंतुओं को उनके परिवेश में रहने के लिए उनकी सहायता करते हैं, उसे अनुकूलन कहते हैं। और जो अनुकूलन होता है ये विकास की प्रक्रिया का एक परिणाम होता है। ठीक है, तो जब भी कोई जंतु, जैसे कोई सर्दी वाले मौसम में रह सकता है, कोई गर्मी में रह सकता है, तो वो उनका अनुकूलन होता है, और ये कक्षा छठी में हम पढ़ चुके हैं। तो हम आज ऐसे जंतुओं के बारे में बात करेंगे जो ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ध्रुवीय क्षेत्र ध्रुवों के समीप स्थित होते हैं, और दो ध्रुव हैं हमारे पृथ्वी पर, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। और ये ध्रुव जो होते हैं बहुत ठंडे हैं, और इन्हीं ध्रुवों पे बर्फ़ रहती है 12 के 12 महीने, यानी पूरे साल यहाँ पे बर्फ़ जमी रहती है, बर्फ़ के पहाड़ होते हैं। तो दो ध्रुव हैं, उत्तरी और दक्षिण। तो ध्रुवीय क्षेत्रों में जो देश हैं वो हैं, जैसे आपके पास कनाडा है, ग्रीनलैंड है, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, अमेरिका, अलास्का, रूस और साइबेरिया ये क्षेत्र हैं जो इन क्षेत्रों में हम ध्रुव होते हैं, ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, और यहाँ पे पूरे के पूरे साल बर्फ़ होती है, ठंड बहुत होती है। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे भी स्थान हैं जहाँ पे गर्मी होती है और वर्षा भी होती है। तो ये देश हैं भारत में मलेशिया है, इंडोनेशिया है, ब्राज़ील है, कांगो गणराज्य है, केनिया, युगांडा, नाइजीरिया, कुछ ऐसे देश हैं जहाँ उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। यानी ये ऐसी स्थान हैं जहाँ पे गर्मी भी होती है,
वर्षा भी खूब होती है और यहाँ पे पेड़ पौधे वनस्पति बहुत अधिक है, इसलिए हम इन्हें उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहते हैं, क्योंकि यहाँ उष्ण का मतलब गर्मी भी है और वर्षा भी होती है, जिसकी वजह से यहाँ वन भी हैं। और इस एरिए में, इन देशों में सबसे अधिक जीव जंतु और सबसे अधिक मनुष्य पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो इनके बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे ध्रुवीय क्षेत्र के बारे में। अब जो ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पे चरम जलवायु पाई जाती है। चरम जलवायु का मतलब बहुत अधिक ठंड होती है वहाँ पे। तो ये क्षेत्र सदैव बर्फ से ढके रहते हैं और यहाँ वर्ष के अधिकांश भाग में अत्यधिक सर्दी रहती है और ध्रुवों पर 6 महीने तक सूर्यास्त नहीं होता और बाकी 6 महीने तक यहाँ सूर्योदय नहीं होता। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। जो ध्रुव होते हैं, ध्रुवों के लिए 6 महीने तो वहाँ पे सूर्य निकलता रहता है और 6 महीने तक सूर्य आता ही नहीं वहाँ, यानी 6 महीने का दिन होता है, 6 महीने की रात होती है ध्रुवों पर। और वहाँ पे बहुत अधिक सर्दी होती है, हमेशा बर्फ़ से ढके रहते हैं वो। तो सर्दियों में वहाँ का तापमान -37 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। -37 का मतलब है 0 से नीचे चला जाता है माइनस में, -1, -2, -3 ऐसे -37 तक चला जाता है। लेकिन इतनी सर्दी होने के बावजूद भी वहाँ पर ध्रुवीय भालू, पोलर बियर बोलते हैं उनको, वो पाए जाते हैं और पेंगुइन भी पाए जाते हैं। तो ऐसा उनमें क्या है कि वो वहाँ पे इतनी सर्दी में रह सकते हैं। तो ध्रुवीय भालू और पेंगुइन जो हैं वो अपने आप को इतनी सर्दी में रहने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, तो वो ही अनुकूलन है। ठीक है बच्चों, तो आगे देखेंगे कि ध्रुवीय भालू और पेंगुइन कैसे रह सकते हैं इतनी सर्दी में। तो ये देखिए आप, ये ध्रुवीय भालू के खूबियां हैं, उसकी विशेषताएं हैं जिसके कारण वो बर्फ़ में इतने कम तापमान पे भी पाया जाता है। और जब भी आप ये करोगे तो ये बातें आपकी याद होनी चाहिए। तो सबसे पहला है कि ध्रुवीय भालू जो है, इसका मतलब है ध्रुवीय भालू अनुकूलन क्षमता कैसी होती है, क्यों होती है, कैसे वो रह सकता है इतनी सर्दी में, ऐसी क्या विशेषताएं हैं उसकी। तो ये प्रश्न आता है, ध्रुवीय भालू ध्रुवों पर क्यों पाए जाते हैं, कैसे वो अनुकूलन करते हैं वहाँ पे। तो उसका कारण है ये, सबसे पहला कारण है कि उसका ध्रुवीय भालू के जो बाल होते हैं वो सफ़ेद होते हैं, इसलिए वो सफ़ेद होने की वजह से, और बर्फ़ भी सफ़ेद होती है तो वो दिखाई नहीं देता बर्फ़ में कहाँ पे है वो, तो इसका शिकार कोई नहीं कर सकता। और जिसके कारण, सफ़ेद बाल होने के कारण परभक्षी और शिकार आसानी से देख नहीं सकते इसे, इसलिए वो आसानी से बचा रहता है। फिर दूसरी बात है कि इसमें सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है और सूंघने की शक्ति तेज होने की वजह से जो भालू है अपने शिकार को आसानी से ढूंढ लेता है और उसे पकड़ लेता है। ठीक है, तो ये दूसरी बात है उसकी कि सूंघने की शक्ति तेज है और इसलिए वो अपने शिकार को पकड़ लेता है और उसको खा के जीवित रहता है। फिर तीसरी बात है, उसके नाखून जो होते हैं मुड़े और लंबे होते हैं, पैने होते हैं, जिससे यह इन्हें बर्फ़ पर चलने में सहायता करते हैं। ठीक है, तो उसके नाखून लंबे होते हैं इसलिए वो आसानी से बर्फ़ में दौड़ सकता है, भाग सकता है, तो ये भी उसका बर्फ़ में रहने के लिए उसके लिए फ़ायदेमंद है। तीसरी बात है आपके पास, ये चौथी बात है, इसकी त्वचा के नीचे वसा की एक परत होती है भाई, जो ये आप बाल देख रहे हो ना, बाल के नीचे इसकी त्वचा की परत है और उसके नीचे वसा होता है। वसा यानी चिकना पदार्थ होता है वो,
तो वसा की परत होने की वजह से वो क्या करती है, इसके शरीर को सर्दी से बचाती है और शरीर को गर्म रखती है। ठीक है। और पांचवी बात है कि इसके शरीर पर बालों की 2 मोटी परतें होती हैं जिससे इसको सर्दी नहीं लगती और इसके शरीर को ये गर्म रखती है, इसलिए भालू जो है इतनी सर्दी में रह सकता है। ठीक है बच्चों, तो आपने देखा भालू क्यों इसमें रह सकता है, ध्रुवों पर रह सकता है। अब ये देखिए, ये चित्र किसका है, ये पेंगुइन होते हैं, ये भी बर्फ़ में पाए जाते हैं। तो इनका शरीर भी देखो कैसा है, इनके शरीर पे भी बहुत घने बाल होते हैं, इनका रंग भी सफ़ेद होता है। ठीक है, जो इनको बर्फ़ में रहने के लिए अनुकूलित करते हैं। तो ये सफ़ेद होते हैं, इसलिए सफ़ेद जो पृष्ठभूमि है, बर्फ़ है, इसमें आसानी से ये छिप जाते हैं। और इनके शरीर पर बचने के लिए जो है मोटी त्वचा होती है और जिसमें अत्यधिक वसा होता है, और ये झुंड में भी रहते हैं। पेंगुइन जो होते हैं झुंड में रहते हैं, जिसके कारण ये स्वयं को गर्म रखने में के लिए ऐसा करते हैं, क्योंकि जहाँ पे भीड़ होती है वहाँ पे सर्दी कम होती है, वहाँ पे गर्मी रहती है। और जो ध्रुवीय भालू की तरह पेंगुइन भी अच्छे तैराक होते हैं, यानी ये पानी में आसानी से तैर सकते हैं और इनका शरीर धारा रेखित होता है और इनके पैरों में जाल जैसा बना होती है संरचना, जिससे ये आसानी से बड़ी तेजी से तैर सकते हैं पानी में। तो ये देखिए पेंगुइन के पैर ऐसे होते हैं, ये इनकी संरचना ऐसी है कि ये बर्फ़ में भी आसानी से चल सकते हैं और पानी में भी आसानी से तैर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, आपको लेसन समझ में आ रहा है, तो आप इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि नहीं किया, और घंटी के बटन को भी आपने दबाना है। पहले सब्सक्राइब करना है, फिर बेल आइकॉन आता है उसको दबाना है और अपने दोस्तों के पास इसे शेयर करना है ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है बच्चों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसी लेसन में जो पार्ट रह चुका है उसको हम कराएंगे। तब तक के लिए आपको थैंक यू, जय हिंद।